प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मईशत के हवाले से। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और इसमें हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। ये सिलसिला हमने शुरू कर रखा है जिसमें आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। मुख्तलिफ यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर तबीब मौजूद होते हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ आपके सेहत के मसाइल के हवाले से। आज भी हमारे स्केजुअल गेस्ट हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और फिर आज हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें नए देखने वालों के लिए अर्ज़ ये है कि हम बराह रास्त कॉल्स को शामिल करते हैं और कॉलर्स कुछ देर बाद नंबर स्क्रीन के ऊपर सब्ज़ रंग की एक पट्टी है उसमें आ जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वो हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। कॉल करते वक्त चंद एक चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, ना सिर्फ इस प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में आप टेलीफोन से जिससे कॉल मिलाएं उसी से अपनी भी आवाज़ सुने, हमारी भी आवाज़ सुने। टीवी के ऊपर जाकर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, आपसे सही तौर पे बात नहीं हो सकेगी। बहुत सारी कॉल हमें इसी वजह से ड्रॉप करनी पड़ती हैं। तो कोशिश ये करें कि मुख्तसर गुफ्तगू करें, अपना मसला बयान करें। सबसे पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम बताएं और उसके बाद प्रोग्राम में आप सवाल कीजिए। प्रोफेसर जनाब डॉक्टर हकीम साजिद इस्लाम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनको सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और साजिद इस्लाम साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हुए हैं, वो आज हम इस नशस्त में शामिल करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पिछली जो हमारी नशस्त थी जिसमें हम बेऔलादी के हवाले से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की थी, वो सवालात क्योंकि बहुत सारे थे, तो आज जो प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा वो उन्हीं सवालों के साथ किया जाएगा। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, हम अपना जो मौजू पिछले प्रोग्राम में चल रहा था वो इनफर्टिलिटी के बारे में था, बेऔलादी के बारे में था, बांझपन के बारे में था। ऐसे जोड़े जिनकी शादी मतलब कि 1 साल से हो गई है और उनको औलाद नहीं हो रही है, इसको हम इब्तदाई बांझपन बोलते हैं। क्योंकि प्रोग्राम का पिछला हिस्सा जो था, जिन लोगों ने नहीं सुना था वो सुन सकते हैं K21 के ऊपर आके। ठीक है। तो उसमें मुख्तसर इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछली मरतबा ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इस बांझपन के अंदर इब्तदाई बांझपन भी होता है। इब्तदाई बांझपन के अंदर 1 साल तक के अरसे को गिना जाता है। तो बाद में जो बांझपन होता है इसको हम हकीकी बांझपन भी बोल देते हैं, जिसको अरसा ज़्यादा गुजर जाता है। बांझपन के बारे में जो पिछली मरतबा बात हो रही थी उसमें कुछ वजूहात का बयान किया था, अभी कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताया था। मज़ीद इसके बारे में जो है आगे बढ़ते हैं और आपको नॉलेज में करते हैं इस चीज़ का कि बांझपन के अंदर जो है जब तक आपका 1 साल गुजर जाए और अल्लाह तबारक तआला की तरफ से कोई हमल की उम्मीद नहीं हो रही है, तो फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। अपनी खुराक को बेहतर करना शुरू कर दें। आप खुराक आपकी अच्छी हो, आप बिल्कुल ऐसी अपनी सेहत का ख्याल रखें जिस तरह के आपको एक अल्लाह से जुस्तजू है कि अल्लाह तबारक तआला आपको एक औलाद से नवाज दे, एक नेमत से नवाज दे, एक रहमत दे दे अल्लाह पाक आपको। इलाज से पहले आप ख़ुद को फिर थोड़ा सा अपने आप को किसी मुआलिज से आप रब्ता करें। मुआलिज से रब्ता करने के साथ साथ आप ऐसी चीज़ों को छोड़ें, गैर मुनासिब ग़िज़ा को छोड़ दें आप। अच्छा, मैं साजिद इस्लाम साहब सवाल आपसे यही करना चाहूँगा क्योंकि ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। ये जो खुराक की आपने निशानदेही की है तो बड़ा अहम मौजू है। अब ये ज़्यादातर आप मैं देखता हूँ कि मामलात के ऊपर ये मना करते हैं कि ये पोल्ट्री चिकन जो है इसका इस्तेमाल जो है ये ममनू है, और जो दीगर मसाला जात हैं ये क्या वाक़तन ऐसा है कि इसकी वजह से नुकसानात हो रहे हैं? तो ये ज़रा समझा दें, मैं लोग चाहूँगा कि लोगों तक ये बात पहुँचे। आपके माहौल को साथ रखते हुए आपके घर के माहौल कैसा है, इसके साथ साथ खुराक जो है जिसके अंदर इसमें कोई भी ऐसी चीज़, जैसे आपने मुर्गी की बात की है, फार्मी मुर्गी की बात की है, इसी तरह बहुत सी ऐसी अशिया हैं, कार्बोनेटेड मशरूबात इसके लिए बहुत ममनू हैं, पिछली मरतबा मैंने आपसे जिक्र किया था। इसी तरह आपका इसके लिए मुनासिब खुराक होना और आपकी मुबाशरत का जो टाइम है उसका एक लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मैं बीच में बात शुरू हुई है, मैं बताता चलूँ आपको, खुराक के हवाले से बात हो रही थी कि गैर मुनासिब जो ग़िज़ा है वो आपके लिए बहुत ही मुज़र है उन जोड़ों के लिए, ख़ास तौर पे जो बेऔलादी के अंदर हैं। ठीक है जी, वो कुदरती अशिया के ऊपर तवक्कल करें, कुदरती अशिया खाएं। वो जो अल्लाह पाक ने फ्रूट्स आपको दिए हैं, सलाद दी हैं, दूध दिया है, मेवा जात दिए हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। मैं बीच में बताऊंगा आपको कि
ये जो किल्लत आती है जिसको हम हमारी ज़बान के अंदर इसकी इब्तदा जो है ना रिक्ते मनी से होती है। रिक्ते मनी का मतलब होता है कि आपके मादा तौलीद का पतला हो जाना। जी। इसकी वजूहात जो है वो खुश्क गर्मी मिजाज में भी आती है और गर्म खुश्क मिजाज के अंदर भी आती है, जिसको हम अतिबा हमारे अगर सुन रहे हैं समझ रहे होंगे कि ये खुश्की गर्मी में और गर्मी खुश्की के मिजाजों के अंदर ज़्यादातर आता है। ठीक। ये मसला रिक्ते मनी का जो मसला होता है, इसमें मादा तौलीद पतला हो जाता है। ये इब्तदा होती है आपकी, जिसकी वजह से आपके जो मादा तौलीद हैं, स्पर्म जो हैं, वो आपके काउंटिंग में कम हो जाते हैं। ठीक है। इसके पतला होने की वजह से। तो मेन जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा इसके अंदर, एक तो आप रिपोर्ट्स करवाएंगे आप, ठीक है जी। सीमेंस एनालिसिस की जो है आप एक रिपोर्ट्स करवाएंगे, उससे आपको कहीं पे भी आपका इलाज शुरू हो, आप सबसे पहले ये रिपोर्ट्स करवाएं। ठीक है जी। इस रिपोर्ट से मर्द हजरात को ये पता चल जाएगा कि उनकी क्या पोजीशन है। इससे पहले कि आप बिला वजह ही किसी से जाके मेडिसिन लेते हैं। हाँ, कुछ निशानियां हैं जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर एतदाल नहीं रख पाते हैं, मतलब कि उनकी जो कुदरती एक अल्लाह पाक ने फितरती एक मिलने का सेटअप बनाया है, वो उससे आगे जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, 72 घंटे जो है एक इंसान के लिए मुबाशरत के बीच में टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। वो जितना भी ऐसे बंदे के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है, जो अपनी खुराक का बड़ा ख्याल रखता है, ऐसे लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो बांझपन के अंदर हैं, बेऔलादी के अंदर हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। ये चंद बातें हैं जो मैं आपको बीच में प्रोग्राम में बताऊँगा, और इसमें ये एक रिपोर्ट्स है मेरे पास, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि जो आप रिपोर्ट्स करवाते हैं, रिपोर्ट्स को आप भी पढ़ सकते हैं और आम बंदा भी उसको पढ़ सकता है। इसके अंदर पिछली मरतबा ये बताया था, इसमें टाइम ऑफ कलेक्शन का सेटअप होता है। जब आप सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स करवाते हैं, इसमें टाइम ऑफ कलेक्शन को एक ऐसा, यानी कि आपने जिस वक्त ये रिपोर्ट करवाने के लिए जाना है, आपको 2 से 7 दिन के दरमियान के अंदर करवाना है। मुबाशरत के बाद 2 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर आपने इसको रिपोर्ट्स को करवाना है। सेकंड नंबर पे जब ये रिपोर्ट्स आपके पास आ जाती है, इसमें जो मेन चीज़ देखी जाती है, आपका टाइम ऑफ कलेक्शन देखा जाएगा, फिर आपका कलर देखा जाएगा। कलर जो उसके ऊपर लिखा होता है आपका, वो वाइट से येलो के बीच में होगा तो ठीक होगा। पिछली मरतबा जैसे मैंने प्रोग्राम में बताया था कि अगर ये आपका कलर वाइट से येलो इसके बीच में है, ग्रे के बीच में है, वाइट से ग्रे के बीच में आपका है तो ठीक है। अगर ये येलो है तो भी आपको इन्फेक्शन है, अगर ये पिंक है तो भी आपको इन्फेक्शन है। पिंक आपको समझ में आ गई होगी कि उसके अंदर खून आ रहा होगा, प्रोस्टेट की तरफ से कोई मसला हो सकता है। ठीक है। आपको मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन, सोजाकी इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरह का कोई भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर इसमें आपका आ जाएगा कंसिस्टेंसी, ठीक है जी। ये इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपका जो मादा हयात है, मादा तौलीद है, वो थिक है या थिन है। थिक हो, थिन हो, ये जो है ना, ये दोनों चीज़ें इसमें आपको सामने देखनी होगी, ठीक है। ये थिक होना चाहिए। फिर आपका पीएच लेवल इसमें आता है, इसको हम अल्कलाइन लेवल बोलते हैं। 7.2 से 8 तक ये होता है, और ये जो पीएच लेवल है आपका, ये 7.2 से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ख़तरे की घंटी है। फिर आपको अपने चेकअप करवाना है, आपने अपने मालिज से इसका मशवरा करना है कि इसमें क्या मसला है। फिर आपका आता है सीमेंस वॉल्यूम आता है इसके अंदर। सीमेंस वॉल्यूम का मतलब यह है कि मादा तौलीद कितना निकला है, यानी कि ये 1.5 मिलीलीटर से ऊपर ही होना चाहिए। अगर ये कम है तो भी आपके लिए इसके लिए मसला है। 1.5 जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी होती है। फिर इसके अंदर आता है आपका फ्रुक्टो, यानी कि इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादातर लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही होता है। फिर आता है आपका जी टोटल स्पर्म काउंटिंग। टोटल स्पर्म काउंटिंग जो है, जो आपकी नॉर्मल बंदा जिसकी जिसको मतलब कि हमल ठहर जाए, ऐसी पोजीशन के अंदर हो, उसका 39 से 40 से लेके 160 मिलियन के बीच में ये होता है, ठीक है जी। 20 मिलियन तक का बंदा जब शुरू होते हैं, तो जब वो होता तो वो बांझपन के अंदर ही है, लेकिन हमल ठहरने के लिए इसका 39 मिलियन
यानी कि 40 मिलियन होना बहुत ज़रूरी है। 40 मिलियन से लेके ये 160 मिलियन तक जो है एक शख्स का हो सकता है, जिसका जितना अच्छा होगा उतनी ही उसकी सेहत भी जो है वो ठीक होगी। 7वें नंबर पे इसमें आता है जी मोर्टेलिटी, स्पर्म मोर्टेलिटी। इसका मतलब यह है कि स्पर्म की जो आपकी मूविंग पावर कितनी है, मूविंग पावर इसके अंदर कितनी है। और इनको इनमें भी जो है 4 स्टेज होती हैं, वो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों की रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ करके लिखा होता है। इसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर ग्रेड 1 लिखा होगा, ग्रेड 2 लिखा होगा, ग्रेड 3 लिखा होगा। ग्रेड 1 का मतलब क्या है जी, लीनियर प्रोग्रेसिव स्पर्म, फर्स्ट जो ग्रेड होता है इसके अंदर आपका एक्टिवेशन जिसको हम बोल देते हैं, एक्टिव स्पर्म जो होते हैं, जैसे पहले भी ये अल्फाज मैंने दोहराए थे कि एक ही प्रोग्रेसिव स्पर्म जो है वो हमल ठहराने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है जी। इसके अंदर जो है आपकी ग्रेड 1 के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमल के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो फर्स्ट वाले होते हैं ये एक्टिव स्पर्म होते हैं, इनको एग तक पहुंचने के लिए ये जो ग्रेड 1 वाले होते हैं एक्टिव स्पर्म जो होते हैं ये मूविंग करते हैं, इनमें भागने की जो ताकत है बहुत ज़्यादा होती है। सेहतमंद स्पर्म जिसको मैंने कहा कि एक ही प्रोग्रेसिव स्पर्म हमल के ठहराने के लिए काफ़ी होता है, वो यही एक्टिव स्पर्म होता है। ठीक है जी। इसकी जो है 32% तक इसकी क्वांटिटी होती है नॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर। 32% से जितना ऊपर होगी उतना अच्छा है। इसको हम लीनियर प्रोग्रेसिव स्पर्म के नाम से भी बोलते हैं, इसको एक्टिव स्पर्म के नाम से भी बोलते हैं। ग्रेड 1 के अंदर आता है। ग्रेड 2 जो होता है इसके अंदर जो है हमारे ग्रेड 2 के अंदर 30% तक आपका आना चाहिए, 30% तक। ये कुछ कमज़ोर स्पर्म होते हैं, इनके अंदर मूविंग पावर होती है, लेकिन ये जो है साइकिल की शक्ल के अंदर जो है वो आगे बढ़ते हैं, सीधे भी जा सकते हैं और साइकिल के शक्ल के अंदर भी जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो नॉन मोर्टेलिटी के अंदर आता है, यानी कि नॉन लीनियर स्पर्म। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टेल जो इसका होता है स्पर्म का, वो अपनी दुम हिलाता है, दुम हिलाता है और अपनी जगह पे मौजूद होता है, आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है जी। चौथे नंबर पे होते हैं आपके डेड स्पर्म। ठीक है जी। डेड स्पर्म ग्रेड 4 के अंदर आते हैं। अच्छा, ये जो पहले मैंने जिक्र किया है इसको 20% तक इनकी जो होना ज़रूरी होता है, जिसको ग्रेड 3 बोलते हैं हम। ठीक है जी। और नॉन लीनियर के नाम से भी इसको लिखा जाता है, और ख़ास तौर पे इसको हम स्लो स्लगिश के नाम से भी जो है रिपोर्ट्स के अंदर लिखा होता है। तो बात हो रही थी हमारा चौथे ग्रेड 4 के ऊपर। ग्रेड 4 जो होता है वो डेड स्पर्म होते हैं, इनके अंदर जो है ये मुर्दा स्पर्म होते हैं, इनके अंदर मूविंग की ताकत नहीं होती है, जिस वक्त भी इंजाल होता है ये वहीं पे रुक जाते हैं और वहीं पे ही ये ऑलरेडी ही ये मुर्दा होते हैं। ठीक है जी। इसमें ये ग्रेड 4 के बारे में मैंने आपको बताया। फिर आपका आ जाता है कि जी आपका स्पर्म वायबिलिटी में, स्पर्म वायबिलिटी के बारे में आपके स्पर्म जो जिंदा हैं वो कितने हैं। ठीक है जी। लाइव स्पर्म आपके कितने हैं, जो आपके तकरीबन 58% तक लाइव स्पर्म होने चाहिए आपको। ठीक है जी। उनका 55-58 तक होना बहुत ही ज़रूरी है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी, इसका मतलब है कि आपके स्पर्म की शक्ल क्या है। ठीक है जी। यानी कि वो जिस्मानी तौर पे किस तरह के हैं, वो नॉर्मल हैं, अब नॉर्मल हैं, उनकी शेप कुदरती तौर पे कैसी है। क्योंकि ये थोड़ा मरीज़ों के लिए समझना मुश्किल है कि एक मुआलिज ही समझ पाएगा ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हेड डिफेक्ट होते हैं, टेल डिफेक्ट होते हैं। इनकी शक्ल जो है वो 10% से 15% तक होती है। नॉर्मल शक्ल जो इसकी होती है मॉर्फोलॉजी के अंदर 10% से लेके 15% तक होती है। इनके बारे में आप परेशान ना हो, ये मुआलिज जो है उसके बारे में आपको बता देगा। जो मेन चीज़ें पहले मैंने आपको बता दी हैं उनके तरफ आप गौर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो अहम चीज़ हम बता रहे हैं, मेन चीज़, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी वॉल्यूम काउंट भी अच्छा होता है और एक्टिवेशन भी अच्छी होती है, लेकिन उनके स्पर्म के अंदर, उनके सीमेंस के अंदर पस सेल होते हैं।
राइट। सबसे मेन चीज़ जो भी मुआलिज इलाज कर रहा है या आप इलाज करवा रहे हैं, आप एक जो आरबीसी WBC पस सेल के नाम से जो आपका एक लास्ट में रिपोर्ट्स के लिखा होगा, उसके ऊपर आपने गौर करना है। पस सेल आपके 1 से 3 तक ही बेहतर हैं। 1 से लेके अगर 3 तक आपके पस सेल हैं तो वो बहुत बेहतरीन हैं, और अगर इससे भी कम है और ज़्यादा बेहतर है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो पस सेल जिस रिपोर्ट के अंदर जो 6 से 8 हों तो मसला है, ठीक है, 4 से 6 हों तो मसला है, 8 से 12 हो तो मसला है, 10 से 12 हो तो मसला है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी यासर भाई आ रहे हैं जिनको इन्फेक्शन, सुजाकी इन्फेक्शन इतना हाई है कि वो 18 से 20 तक भी पस सेल आ रहे हैं, 28 तक भी मैंने पस सेल देखे हैं। ऐसे यानी कि अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि मुआलिजीन जो इलाज कर रहे हैं उनको, जैसे मैंने रिपोर्ट्स पढ़ के बताई है, वो अपना जो ट्रीटमेंट का प्लान है ना जी, वो पहले आप उसको, उसकी रिपोर्ट्स को गौर से पढ़ें आप, ठीक है, कि आपने जब उसका इलाज करना है तो वो किस सेटअप में करना है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली हर किसी को एक ही तर्ज के ऊपर चीज़ें बना बना के दिए जा रहे हैं, किसी की मोर्टेलिटी को हाई करना होता है, कहीं पे आपने इन्फेक्शन रोकना होता है। अगर आप बिल्कुल अंधा होकर रिपोर्ट्स के बगैर बिल्कुल भी तशखीस के अलावा इलाज मत करें। तभी मुमकिन है और उसके बाद ही इलाज की डायरेक्शन सेट होगी। उसी के बाद आप डायरेक्शन करें। खास तौर पे इन जोड़ों का, ये जोड़े तो एक तो अल्लाह से पूरी उम्मीद हो के ही इलाज करवाया करें। बिल्कुल ठीक है। एक तो इस तरह के जो मामलात होते हैं इसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नफ्सियाती हो जाते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अच्छा, एक ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं और गुफ्तगू जारी रखेंगे और उसके बाद फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो शुरू कर देंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमाएँ और बात हो रही थी कुछ इनफर्टिलिटी के हवाले से, और इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौजू को कंटिन्यू किया जाएगा क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे थे, तो इसके ऊपर आपने बड़ी तफसीलन अब तक गुफ्तगू की और जो दीगर इससे जुड़े मसाइल हैं इसके ऊपर आप बात करेंगे। जी हकीम साहब फरमाइए। जी, एक तो ये मैं आपको बताऊं यासर भाई कि अल्लाह के फजल करम से मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर बांझपन का बिल्कुल प्रॉपर इलाज है। इसके अंदर हमारे पास औरतों की ट्रीटमेंट बिल्कुल मुकम्मल है। औरतों का जो हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हम कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो इसके साथ साथ मर्दों की ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम में पिछली दफ़ा भी कॉल आई थी जिनको अल्लाह तबारक तआला ने इस नेमत से नवाजा। ऐसे लोग थे जो मायूस हो चुके थे और जिनको मुआलिजीन ने इस हद तक बोल दिया था कि भी नामुमकिन है जी। तो अल्लाह की ज़ात, जैसे मैंने आप प्रोग्राम के शुरू से ही ये बात थी हमारी कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात जो है वो ही देने वाली है। बेशक बेशक, वो जिसको चाहे बेटा अता फरमा दे और जिसको चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसको चाहे औलाद से महरूम कर दे। तो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात जो है वो कादिर है हर चीज़ के ऊपर। और अल्लाह के फजल करम से जब हम इलाज वहाँ पे करते हैं, इस चीज़ को सबसे पहले हम मर्दों के अंदर ये मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि इलाज के से पहले आपको एक मरीज़ के मिजाज का पता होना चाहिए। अगर आपके पास मरीज़ मौजूद नहीं है तो आप उससे, जैसे बाहर के लोग हमसे मेडिसिन मंगवाते हैं, बहुत से मरीज़ हमारे पास ऐसे हैं जो यहाँ से हमसे मेडिसिन मंगवाते हैं, लेकिन हम उनसे सिर्फ फ़ोन की हद तक हमारा राब्ता होता है उनसे। वो हमें प्रोग्राम में सुनते हैं और हमें कॉल करते हैं वो, और अपना मसला बयान करते हैं। उसके अंदर हम उन लोगों को रिपोर्ट्स के बारे में डिमांड करते हैं कि जी अब अगर आपके पास रिपोर्ट्स है हमें व्हाट्सअप करें, कितने अरसे की रिपोर्ट्स है, फ्रेश रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी होगी। सेकंड नंबर पे कुछ चीज़ें हैं जो हम उनसे पूछते हैं, उनसे हम उनके मिजाज की तशखीस कर लेते हैं। ठीक है जी। ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी हमें मिजाज की तशखीस हो जाती है, और मिजाज के हिसाब से हम तिब यूनानी के अंदर या नज़रिया मुफरत की अज़ा के अंदर, यानी कि हमारी
जो कुदरती तरीका इलाज जिसको हम बोलते हैं, ये तिब यूनानी है। हुक्मा तिब्बा जो है वह कुदरती तरीका इलाज की तरह से मरीज़ की तशखीस के बाद इलाज करते हैं। तो इसके अंदर हम मिजाज के अलावा इलाज कर नहीं सकते, और हुक्मा इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं कि जहाँ मिजाज की जांच पड़ताल नहीं है, उस मतलब के अंदर इलाज भी सही ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कोई भी मुआलिज है, अगर वो अपने किसी भी तरह के मर्ज के ऊपर दस्तरत नहीं रखता है, उसको सही तरह से उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने उस्ताद से, हम लोगों ने ऐसे ग्रुप्स बना दिए हैं जिसके अंदर वो मज़ीद सीख सकते हैं, किसी से सवाल कर सकते हैं। अल्लाह के फजलो करम से मुझसे हुक्मा भी अगर रब्ता करेंगे, हमारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप शर्माएं नहीं, आप सीखें। आप पढ़े लिखे हैं, आप मज़ीद उसके बारे में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमारे ग्रुप्स के अंदर हम हुक्मा को बताते हुए बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं छुपाते हैं। तो लिहाजा बात हमारी ये हो रही थी कि इसके अंदर मर्दों का कितना कसूर होता है और औरतों का कितना कसूर होता है। बेऔलादी के लिए मर्दों का ज़्यादा मैंने देखने में मेरे पास आया है। औरतों की तरफ से जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर एक तो अवाइल दिन से ही जब औरत बलूगत के अंदर आ जाती है, उसके बाद से उनको अपनी खुराक का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बच्चियाँ जो होती हैं, जब उनका औरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज़ जो जोड़ी हुई है वो रहम है। औरत मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर रहम आपका ठीक है तो आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी। अगर आपको रहम की तरफ से प्रॉब्लम शुरू होगी, जिसके अंदर लीकोरिया है, माहवारी की बेकायदगी है, ये ठीक होना तो आपका ठीक होना एक ही हिसाब है। इसको आपको किसी टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साइकिल्स पीरियड का ख्याल रखें कि वो ठीक आ रहे हैं, अपनी खुराक का मुतवाज़न ग़िज़ा का ख्याल रखें। इस दौरान के अंदर आप अपनी परहेज़ रखें, ठीक है जी। और ऐसे बेऔलाद जोड़े अगर वो रिपोर्ट्स नहीं करवा पा रहे हैं, वाइफ की तरफ से, मर्द ने करवा ली है, उसकी रिपोर्ट में मसला आ गया और हमारे पास आके बोलते हैं जी वाइफ तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, हम लेकिन उसको माहवारी जो है वो 1.5-2 माह नहीं, कुछ 5-10 दिन ऊपर नीचे होता है, 20 दिन, ये उसमें भी मसला है। ठीक, एक आध दिन का 1-2 दिन का आगे पीछे होना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि एक जो औरत को पीरियड आते हैं उसके अंदर एक तंदुरुस्त किस्म का अंडा बनता है, एग बनता है। कुछ चीज़ें बांझपन जोड़ों के लिए मैं औरत के लिए बताना चाह रहा हूँ, औरतों और मर्दों के लिए, कि जो इसका ख्याल रखेंगे। इसका ख्याल इसलिए रखेंगे कि ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। ये इसलिए पता होनी चाहिए कि इन दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से चांसेस होते हैं हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, और इसके साथ जो हम फॉलिक स्टडी अल्ट्रासाउंड लेडीज़ का करवाते हैं उसका, मर्द की जो हम सीमेंस एनालिसिस की रिपोर्ट्स करवाते हैं, औरत का फॉलिक स्टडी जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो इसलिए ही करवाते हैं कि हमें उनके बारे में पता चल सके कि उनकी फॉलिकेशन जो है, एग की पोजीशन क्या है। जिस वक्त ओवरी, जिसको हम बच्चादानी बोलते हैं, उससे अंडा निकल के जो है वो अंडादानी से निकल के बच्चादानी के अंदर आता है, उसके भी कुछ दिन होते हैं। वो हमें पता किस चीज़ से चल जाता है, फॉलिक स्टडी अल्ट्रासाउंड जो हम करवाते हैं उससे हमें पता चल जाता है। उसमें होता क्या है कि पीरियड के अव्वल दिन से लेके जो 9वां दिन होता है, आपने पीरियड्स का दिन स्टार्ट करना है कि आज पीरियड शुरू हो गए हैं, उसका जो 9वां दिन होगा, उन दिनों के अंदर आप अपना कुदरती जो अमल अल्लाह तबारक तआला ने आपके लिए हलाल करार दिया है, आप उसको उसमें चले जाएं। मतलब कि भाई कौन से दिन यासर भाई? 9वें दिन जो है आप इसके अंदर आ जाएं। यानी कि 8वें दिन से लेके 19 दिन के दरमियान के अंदर कुछ दिन ऐसे हैं, उन दिनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ऐसे बेऔलाद जोड़े जो हैं, जब वो थोड़ा सेटअप में आते हैं, हम उनको इन्हीं दिनों का मशवरा देते हैं। क्योंकि इन दिनों के अंदर, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इन दिनों के अंदर जो है आपका बीजा दानी से, मतलब कि ओवरी से, अंडा दानी से अंडा निकल के जो है वो बच्चा दानी के अंदर आ जाता है।
इसके अंदर कौन से दिन मखसूस होते हैं, इसके अंदर पीरियड से स्टार्ट को काउंट करें आप, फिर जो 9वां दिन होगा, ठीक है, पाक होने के बाद वो जो 9वां दिन होगा उस दिन आप मिलें, 12वें दिन आप मिलें, 15वें दिन आप मुलाकात करें, 18वें दिन आप मुलाकात करें। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, वैसे तो जो है आप फॉलिक स्टडी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे उसी वक्त ही आपके सामने मज़ीद पता चल जाता है। ये जो अंडा तंदुरुस्त इस तरफ आता है, बच्चा दानी के अंदर आता है, ये 15 घंटे तक तकरीबन ज़िंदा रहता है। ठीक, 15 घंटे तक। जिस तरह एक तंदुरुस्त मर्द का जो स्पर्म होता है वो तकरीबन 72 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है। ठीक। तो अगर हम ये भी साथ साथ थोड़ा ख्याल रखें, और इसके साथ साथ मज़ीद जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो है जो ना, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने से पहले आपके दिल के अंदर ये होना चाहिए कि देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। आप अपने इलाज से ठीक होने के बाद, बहुत से पेशेंट हमारे पास अपनी रिपोर्ट्स में ठीक आ जाते हैं, फिर हम ऐसी मेडिसिन भी देते हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इन दिनों का भी हम सिलेक्ट करते हैं। लिहाजा औरत के लिए लिकोरिया नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है जी। और ये जो मैंने आपको 20 दिन के अंदर अंदर मिलने का टाइम बताया, इसके जो बाद के दिन हैं इसमें आप सब्र करें। इसके आप लिए आप ख़ास तौर पे बांझपन जो जोड़े हैं वो रुक जाएं, क्योंकि ये टाइम होगा उनको रिबिल्ट होने का, वापसी उस सेटअप में आने का। अगर उसके बाद भी अमल हो भी जाता है, उसमें बहुत सी परेशानियां हमारे सामने देखने में आती हैं। एक तरफ तो आप मोर्टेलिटी की तरफ से, हर चीज़ की तरफ से कमज़ोर जा रहे हैं, दूसरा कि अगर उसके बाद आप 20 तारीख के बाद आपको हो भी जाता है, हमल हो भी जाता है, तो उसमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रहम कमज़ोर होता है। रहम कमज़ोर होने की वजह से माहवारी सही नहीं चल रही होती है, लिकोरिया की वजह से होता है। उससे जब बच्चेदानी के ऊपर बच्चे का बोझ आता है, वो बच्चेदानी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, और मिस कैरेज जिसको हम बोलते हैं होने का चांस होता है। एक चीज़ की और वजाहत फरमाइए इसमें कि इसमें सारे मसले में मोटापा, स्ट्रेस और ये जो कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर प्रॉब्लम यही होती है ख़वातीन में ख़ास तौर पे, कि मोटापे की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से और स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से भी जो ये कंसीव नहीं कर पा रहा होता। इसके बारे में क्या? अच्छा, मेरे पास जो ऐसे केस आते हैं जिसमें ओलिगोस्पर्मिया होता है और एजोस्पर्मिया होता है, ऐसे पेशेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत, जो आपने जिक्र किया है, नफ्सियाती लोग जी, मोटापा जिनके अंदर मौजूद है और चिड़चिड़ापन है उन लोगों के अंदर, घर का माहौल उनका कूल नहीं है, हर वक्त वो स्ट्रेस के बीच में होते हैं, ऐसा ही, और जिसकी वजह से वो किसी नशे के ऊपर आ जाते हैं, सिगरेट ही पिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसे नशावर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इतना, जितनी मैंने प्रोग्राम में आपने बहुत ही अहम किस्म का सवाल पूछा है, यही सवाल इस प्रोग्राम की जान है जो आपने पूछ लिया मेरे से, क्योंकि ऐसे लोग रिलैक्स रहें, नशों से दूर रहें, अपने मोटापे की तरफ तवज्जो करें। मोटापा तो आपको जिस वक्त आपको मोटापा होना शुरू हो गया, लेडीज़ की बात हो रही है, लेडीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको मोटापा होना शुरू हो गया, आप खुदा रहा हमारे पास सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आपका मोटापा ठीक हो जाए, आप अपने हार्मोन्स के लिए हमारे पास आए। आपको रहम के प्रॉब्लम की वजह से, मैंने कहा ना, औरत रहम के प्रॉब्लम के बाद ही प्रॉब्लम में ज़्यादा आती है। ठीक है। अगर उनकी माहवारी ठीक होगी, मोटापा होगा ही नहीं उनको। उनकी इब्तदा जो होती है वो साइकिल्स में प्रॉब्लम की वजह से, पीरियड के प्रॉब्लम की वजह से माहवारी के मसला होता है, और आके बोलती हैं जी हमारा मोटापा कम हो जाए। वो तो अल्लाह के फजल करम से हम तशखीस कर लेते हैं और पेशेंट को बता देते हैं। मुआलिजीन को भी पूछ लेना चाहिए, कोई भी कहीं पे भी आप ऐसा इलाज करवा रही हैं, आप जाके पहले अगर कोई मुआलिज आपकी तशखीस नहीं कर पाता, आपको मेडिसिन लेने से पहले अपनी कैफियत का उसको खुद से बता दें, ठीक है, कि जी मुझे माहवारी ठीक नहीं आ रही है, इसमें मसला होता है, इतने साल पहले ये मसला था, इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर बता दें। मोटापे का कम होना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो भी ऐसे जोड़े, मैं ये कह सकता हूँ, एजोस्पर्मिया के अंदर जो हमारे पास लोग आए हैं वो ज़्यादा सिगरेट पीने वाले लोग थे, शराब वगैरह पीने वाले लोग थे, अल्कोहल लेते थे, कार्बोनेटेड
ड्रिंक्स ज़्यादा मशरूबात, कंज्यूम ड्रिंक्स करते थे बहुत ज़्यादा रहते थे, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते थे, बिल्कुल ठीक है। मुर्गन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा खाते थे। ज़बान का मतलब कि उनको अपना एक चस्का था, जो चस्के ने उनकी बर्बादी की हुई बर्बादी थी। की है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हर प्रोग्राम के अंदर ये बात आपसे कही जाती है कि आप फ्रेश फ्रूट लें इसके अंदर। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता दूं जिनके बारे में ये है कि जो एक आम बंदे के लिए भी वो चीज़ होंगी। ये मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको सदावी और सफरावी लिहाज से जी, जी। बताता हूँ, जिसको हम लबूब मकवी और मौलद सफ़ूफ वगैरह के या हबूब जो हम गोलियाँ देते हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिसको हम मुहर्रक शदीद तर में भी लेके आते हैं। ये बहुत ही अच्छी होती हैं ऐसे बंदों के लिए। वो इन खुराक का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। मैं आपको कुछ का बता रहा हूँ। मगज़ अखरोट है, बादाम है, खरबूजा है, तुख्मे गाजर है, तुख्मे प्याज है, इसके अंदर आपके पास मिस्री है, पिस्ता है, चलगोज़ा है, खयारीन है, पंपा दाना है। ठीक है, इनका सफ़ूफ बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ बीज बदारा है, असगंध है, तोदरी है। ठीक है जी, इसके अंदर मगज़ कद्दू है, गोंद कतीरा है, आपने ये चीज़ों के नाम सुने होंगे। इसके अंदर सफ़ेद मूसली है। इन चीज़ों का सफ़ूफ बना के आप इस्तेमाल करें। ताज़ा फ्रूट इस्तेमाल करें। सब्जियों के अंदर जो है आप सारी सब्जियों का इस्तेमाल करें। भिंडी का भी इस्तेमाल करें, आप अरबी का भी इस्तेमाल करें। ठीक है जी, इसके साथ आप गोश्त को भी एक खाएं, लेकिन गोश्त को इस तरीके से खाएं आप कि उसके अंदर जो है वो बकरे का गोश्त ज़्यादा हो, बेउलाद जोड़ों के लिए। बकरे का गोश्त उसके अंदर मौजूद हो, उसके अंदर बकरे के पाए वगैरह हों। ठीक है, कुछ पायों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे मर्द हजरात को खुद से भी अपनी हालत का पता होता है, जो कमज़ोरी के अंदर आने लग जाते हैं। वो कुदरती, जिसको हम हमारे पास ऐसा कोर्स हैं जो फिटनेस के लिए हम इस्तेमाल करवाते हैं, जिसको हम, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक तंदुरुस्त बंदे का जवान होना ज़रूरी है। तंदुरुस्त अपनी जगह पे है और जवानी अपनी जगह पे। जैसे हमने अपने महज़ब अल्फाज में कोर्सों को नाम दिए हुए हैं, जवानी कोर्स, कि आप उसमें फ़िट हो जाते हैं उस कोर्स के अंदर। ये इस बेउलादी के अंदर भी आता है, आम जिस्मानी कमज़ोरी के अंदर भी आता है। ऐसे लोग जो अपने फ़राइज़ के अंदर कोताही समझते हैं, नहीं सरअंजाम सही दे पा रहे, वो हमारा ये जवानी कोर्स इस्तेमाल करें। जिस तरह इसमें कोई भी, फिर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारी माएँ बहनें भी सुन रही होंगी मेरा प्रोग्राम, भाई लोग भी सुन रहे होंगे, सारे बुज़ुर्ग भी सुन रहे होंगे। आपकी अच्छी सेहत ही, आपकी तंदुरुस्त सेहत ही जो है आपकी अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत है, आपकी अच्छी इबादत की ज़मानत है। आप अपने प्यारों के लिए अपनी अच्छी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप अपने प्यारों के लिए रखेंगे, अपने लिए आप ना भी रखें तो आप अपने घर वालों की अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने आप को अच्छी ग़िज़ा के अंदर आप लेके आएँ। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपना चेकअप ज़रूर करवाते रहें। अगर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है, उसके अंदर आप सेल्फ मेडिकेशन मत करें। आप हर्बल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बांझपन का बिल्कुल प्रॉपर इलाज है, क्योंकि यहाँ पे जो इलाज होता है वो तशखीस के हिसाब से इलाज होता है। क्योंकि अगर आपकी तशखीस कहीं पे और पे भी हो रही है, और शोबों के अंदर भी बेउलादी का इलाज हो रहा है, हम इस चीज़ से इनकार नहीं करते हैं। और माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान के अंदर अल्लाह पाक के फजल से काबल डॉक्टर हजरात भी पड़े हुए हैं, और होम्यो डॉक्टर भी हैं, हर्बल डॉक्टर भी हैं। लेकिन मेरी बात को, इस चीज़ को आपको एग्री करना पड़ेगा कि बेउलादी के अंदर तिब यूनानी के अंदर बेहतरीन तरीका इलाज है। और ये ज़्यादातर हमारे पास जो डॉक्टर हजरात भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को देखते हैं, एक जहाँ तक उनके लिए होती है वो करते हैं अपना। जहाँ पे जवाब हुआ होता है डॉक्टर हजरात की तरफ से, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लोग हुक्मा से ठीक होते हैं। और मैं इस चीज़ को, अब मेरे साथ जो डॉक्टर हजरात अटैच हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं और इस चीज़ को खुद से इकरार भी करते हैं कि तिब यूनानी के अंदर बिल्कुल ऐसे इलाज हैं जो हमारे पास नामुमकिन होते हैं, क्योंकि एक कुदरती तरीका इलाज है। तिब नबी के अंदर भी यही तरीका इलाज था और इसी तरीका इलाज से चल रहे हैं। तो बेउलाद जोड़े हमारे पास अपनी रिपोर्ट्स को लेके आएँ, और बिल्कुल मैं तो ये यहाँ तक अल्फाज बोलता हूँ कि आप 2 रकत नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ इस्तिखारा की करके आएँ कि ऐ अल्लाह पाक, हम मतब हकीम साजिद इस्लाम के ऊपर इलाज करवा रहे हैं, अगर हमारे लिए जो है इसमें शिफा है
तो हमारे दिल को इत्मीनान अता फरमा दे, नहीं तो नेमुल बदल अता फरमा दे। तो ऐसे मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि कुछ लोग मायूसी के अंदर इस तरह ज़्यादा हुए हैं, ऐसे लोगों को जो है हम मना करते हैं कि खुदा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी ऐसे मर्ज़ दुनिया में नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं हो। बेऔलादी का बिल्कुल प्रॉपर इलाज है मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर, औरतों का भी इलाज है, मर्दों का भी इलाज है, हमारे पास मुकम्मल सहूलत है दूसरे इलाजों की तरह। जिस तरह के मेरे पिछले इलाजों का भी मैं जाते हुए जिक्र कर दूं, हमारे मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर जो है वो जो चंद ऐसे इलाज हैं जो बेहतरीन स्पेशलिस्ट जिसको हम अपना बोलते हैं, जिसके अंदर मोरों के तमाम मसाइल, ठीक है जी, औरतों के सर्वाइकल के मसले, मर्दों के सर्वाइकल के मसले, इसी दर्दों के अंदर जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, वह शायटिका ही क्यों ना हो, ठीक है जी, वो फालिज क्यों ना हो आपका, ठीक है, यानी कि वो यूरिक एसिड हो आपका, जिस्म आपका सूजना शुरू हो जाए, ये सारी आर्थराइटिस की ही एक किस्में हैं टोटल, मोहरों के मसाइल जिसको हम बोलते हैं। मुकम्मल इलाज है अल्लाह के फजल करम से, प्रॉपर इलाज है। आपके साथ डिस्कस भी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम से पहले कि हमारे साथ कितने इस तरह के ऐसे पेशेंट हैं, मैदे और जिगर का, ये ऐसे मसाइल हैं मैदे और जिगर का जिनको हम समझते हैं कि अंजाइना का मसला हो गया, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ देखने में तो बहुत लगता है दिल का मसला है, दिल का मसला है और बहुत ये होगा। अल्लाह के फजल करम से अंजाइना का बेहतरीन किस्म के ऐसी ग़ज़ा मौजूद हैं जो आपको फिटनेस रखने के लिए बेहतरीन होगी, जो आपका शुगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं अलसी का भी बता चुका हूँ आपको जी। इसके साथ मैं आपको गार्लिक उसका लहसुन का भी बता चुका हूँ। इसके साथ आप ऐसी चीज़ें, अलसी जो है ना जी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी है, वो अलसी का ज़रूर इस्तेमाल करें 1 चम्मच बेहतरीन। हाँ जी, ओमेगा 3 ज़रूरी चिकनाइयाँ भी होंगी इसके अंदर, बैड चिकनाइयों को ये तहलील करेगा। और माउल असल शहद का जो है आपका सुबह निहार मुँह उठ के कुछ देर पहले इस्तेमाल करना। और फिर इसी तरह शायटिका का 12 दिन का हमारा टोटल इलाज है, 7 दिन से 12 दिन तक का। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर मज़ीद आपके साथ नए टॉपिक के ऊपर या इसी टॉपिक को मज़ीद सेटअप में करेंगे, क्योंकि अभी नॉर्मल जो सादा से अल्फाज में बातें हुई हैं तो आपसे जो है वो। चलें साजिद इस्लाम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और इसके अलावा जो दीगर मौज़ूआत हैं, सवालात हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर अगली नशिस्त में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त लेने का वक्त है। मोहम्मद यासिर को, हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।